बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स चेंज हो रही हैं और ख़बरों का एक अंबार है। समझ नहीं आ रही कि कैसे जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करके आप तक जो है पहुँचाना है। उसकी वजह ये है कि इंटरलिंक है सारी चीज़ें, लेकिन ना कुछ वो कहते हैं गुंजल पे उन्हें, मतलब अजीब हालात हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी हर सूरत इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और चीफ साहब ने भी कहा था कि किसी किस्म की इसमें कोई अब ये पत्थर पे लकीर है और कोई इस पे बात भी नहीं करेगा। अगर आपने बात करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बीवी के साथ बात करें। मतलब ये था कि आप इस पर बातें ना करें, इस पर मायूसी फैलाने की कोशिश ना करें, लेकिन शहर इक़्तिदार से आने वाली जो हवाएं हैं वो तो जनाब कुछ और ही बता रही हैं। क्योंकि गेट नंबर 4 के चर्चे चल रहे हैं, ISI को नोटिस हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के केस में जो है वो एक नया ही रुख इख्तियार कर लिया है। और अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो फिर मुझे लग रहा है कि जो हवाएं आ रही हैं उनमें कुछ ना कुछ ज़रूर है, क्योंकि मामला इतना सीधा नहीं है, मामले में बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। और जनाब इसके अलावा आज के व्लॉग में हमने एक माँ और बेटों का जिक्र करना है और आपको बताना है कि असल में इसकी हकीकत है क्या। इससे पहले कि इस व्लॉग की तफसीलात आपके साथ शेयर करूं, दरख्वास्त है वही वाली कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो जनाब आज के व्लॉग की जो मुख्तलिफ स्टोरीज हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और कड़ी से कड़ी मिलाते हुए बात आपको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बल्कि माशाल्लाह समझदार तो आप काफ़ी हैं, आप खुद समझ जाएंगे। तो जनाब आज जो है वो एक तो मियां नवाज शरीफ का केस था अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस का। इसमें एक लंबी समाअत हुई है। इस समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नैब का जो मौक़िफ़ था, यानी कि नैब का कहना था कि इससे दोबारा जो है वो केस को रेफ़र कर दें आप एहतसाब अदालत को, कि वो इसका असर नो जायज़ा ले ले, दोबारा समाअत हो और वो फिर अपना फ़ैसला जो है वो दोबारा फ़ैसला सुना ले। लेकिन अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। लेकिन इसमें जो ऐसी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब आज नैब का मौक़िफ़ जो है वो काफ़ी अलग था। इससे पहले आपको पता है ना कि मियां नवाज शरीफ जब वापस आए थे तब भी नैब का मौक़िफ़ ये था कि जी हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं है। और उसके बाद इवन फील्ड रेफरेंस में भी नैब ने वो 2 मिनट में मेरा ख्याल दलाइल दे दिए थे। उनको कहा था कम से कम आधा घंटा ही ला लो यार, तो उन्होंने आधे घंटे में बता दिया जी हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं था, हमने तो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी उनके मुताबिक ये रेफरेंस फ़ाइल किए और ये सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर उसमें चूँकि मरियम नवाज़ के हवाले से एक फ़ैसला पहले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौजूद था, तो लिहाजा उस फैसले की बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इवन फील्ड जो का रेफरेंस जो था इसको इसमें नवाज शरीफ को बरी करार दे दिया। और ये सोचा ये जा रहा था कि नैब जिस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा है तो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अगले रेफरेंस यानी कि अल अजीज़िया भी इनका यही मौक़िफ़ होगा। लेकिन अल अजीज़िया में ये कहना कि जी मियां नवाज शरीफ का केस जो है आप इसे जो है वो अपना दोबारा वापस भेज दें, तो इसका मतलब ये है कि फिर नैब चाहता है कि इस मामले पर ज़रा लंबी गेम खेलें। लेकिन आज अदालत ने यह फ़ैसला किया है कि वो इस केस का फ़ैसला मेरिट्स पर करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ के वकील के जो दलाइल होंगे डेफिनेटली वो ये दलाइल तो दे रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ ये जो सारी कार्रवाई की गई थी इसमें ना तो किसी किस्म के कोई सबूत थे, ना किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसकी बुनियाद पर इनको सज़ा दी जा सकती। ये सारे का सारा जो है वो सियासी इंतकामी कार्रवाई थी। अब नैब ये सारे जो सवालात या ये जो दलाइल होंगे इनका जवाब जो है वो अदालत में उनको देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ के वकील पर भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होगी। अदालत मेरिट पर इसका फ़ैसला करेगी कि आया ये जो सज़ा दी गई थी ये दुरुस्त थी या गलत थी, तो अदालत ही इस पर फ़ैसला करेगी। लेकिन जो नैब का कहना था वो ज़रा थोड़ा सा मामले को जो है वो मशकूक कर रहा है, लग रहा है कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। क्योंकि अगर जो बाकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस्लामाबाद में उनको अगर आप देखें तो फिर अंदाज़ा होता है कि यार शायद कोई कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि एक तरफ जनाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब और निगरान वज़ीर इत्तलात साहब जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब ये कह रहे हैं कि इंतखाबात अपने वक्त मुकर्रर यानी कि 8 फरवरी को होंगे। मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने कहा है कि अगर सर्दी की बुनियाद है, जिस तरह के मौलाना फजल रहमान साहब और उनकी जमात के दीगर लोग ये कह रहे हैं
कि एक तो दहशत गर्दी का मसला है 2 बड़े सूबों में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, तो लिहाजा दहशत गर्दी की मौजूदगी में कैसे इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है। और दूसरा उनका ये भी कहना है कि जनाब फरवरी में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो शुमाली इलाका जात में जो है वो मुमकिन नहीं होगा इलेक्शन का इनेकाद। तो जिस पर यह एतराज़ तो मुस्तरद कर दिया मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए। उन्होंने कहा जी सर्दी दिसंबर में ज़्यादा होती है, फरवरी में इतनी नहीं होती, तो लिहाजा ये तो तासुर दुरुस्त नहीं है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि जनाब इंतखाबात जो है उनकी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और हम 8 फरवरी को इंतखाबात जो है वो हर सूरत होंगे। अब एक तरफ वो ये कह रहे हैं और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब का मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन जनाब इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें जा रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें जा रही हैं और इसी तरह की दरख्वास्तें हैं कि इंतखाबात को फिल वक्त मुलतवी कर दिया जाए। किसी दरख्वास्त में यही इस्तदा है कि मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है और कुछ में जो हल्का बंदियाँ हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है कि जनाब ये जो हल्का बंदियाँ की गई हैं नई मरदमशुमारी के मुताबिक ये गैर आइनी और गैर कानूनी है, तो लिहाजा इसका जायज़ा लिया जाए। अब ये जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ आइनी क्वेश्चन मुख्तलिफ आइनी फोरम्स पे, तो जनाब कहीं तो कोई ऐसा मामला चल रहा है ना कि ये इंतखाबात जो है शायद इनको इल्तवा में डालना है। और इसके अलावा आपके इल्म में है कि मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात और उसके बाद कुछ चीज़ें जो सामने आईं उनमें यह भी था कि मौलाना फजल रहमान उनसे बारहा ये कह रहे हैं कि जी जड़े साढ़े 2 सूबे ने मतलब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे उनकी जो सियासी विल है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे हालात कुछ बेहतर नहीं है। एक तो अमन अमान के हवाले से, दूसरा सर्दी वर्दी, ये वो सारी चीज़ें, तो वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं इनको कुछ अरसे के लिए इल्तवा में डाल दिया जाए। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में ये बात भी बड़ी गर्दिश कर रही है कि हमारी जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है और वो तो बारहा ये बात इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को इसके पाँव पे खड़ा करना है। और ये एक सोच पाई जाती है कि इलेक्शन से पहले मुईशत को ठीक करें फिर उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएं। और अभी जो नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जिसमें यूएई ने कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो कोई 20-25 अरब डॉलर की, इसी तरह कोई 10 अरब डॉलर के करीब जो है वो कुवैत ने जो MOUs हैं वो साइन किए हैं। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर जो है इसको मतलब वो जो हमने वापस करने थे वो उन्होंने रीशेड्यूल कर दिए कि ठीक है आप 1 साल की उसमें मज़ीद तोसी कर दी है। तो ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके साथ साथ ये दरख्वास्तें, ये बयानात, मियाँ नवाज शरीफ का केस, भाई ये मतलब ये कुछ ना कुछ है ज़रूर कि जो शायद कहीं किसी ड्राइंग रूम में या किसी वो पावर कॉरिडोर में कोई ना कोई बातें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं जिनकी वजह से ये सारा माहौल जो है वो बनता जा रहा है। और इसके साथ साथ अब गेट नंबर 4 के चर्चे भी हो रहे हैं। यानी कि इससे पहले मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब, जनाब मरहूम पीर पगाड़ा साहब, ये बारहा ओपन ये मतलब वो क्लेम करते रहे और लोगों कहते रहे कि हाँ जी इस तो भाई गेट नंबर 4 की पैदावार और हम तो वहीं से डायरेक्शंस लेते हैं। और अब ये जो तंज है, ये जो बातें हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि पिछले तकरीबन 1-1.5 माह से जब से वो मुतहरिक हुए हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, वो अपने सियासी मुखालफिन यानी कि मुस्लिम लीग नून और दीगर को जो है वो हरफ तनकीद बना रहे हैं। अब उन्होंने वो अब इसको आप उनकी क्या कहते हैं कि जनाब अली अपना हमदर्दी के लिए कोई मजबूरी ज़ाहिर कह सकते हैं, या वो लोगों को तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी बाकी सब जो हैं वो लाडले बन के आते हैं, हमने कभी लाडले का स्टेटस नहीं लिया, हम लाडले नहीं हैं, तो लिहाजा हम आपकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने शांगला में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जी हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी मेरा जो देखना है या भरोसा है वो आवाम की तरफ है। और अपनी इस ये जो तकरीर थी इसमें उन्होंने एक बार फिर जो सीनियर सियासतदान हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, जिससे पहले भी कहते रहे कि वो तो कहते हैं कि बुज़ुर्ग सियासतदानों को घर में बैठ जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी ये जो अना की सियासत है ना इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हमारे पुराने सियासतदान।
तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि मुल्क में चेंज लाया जाए। नौजवानों को उन्होंने कहा जी आप मेरा साथ दें। इसी तरह वो कहते हैं जी हमें गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत नहीं आती, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, मैं किसी और की तरफ नहीं देखता, मेरा जो मतमा नज़र है वो अवाम है और मैं आप मुझे मौका दें, मैं आऊँगा तो मैं अवाम के लिए जो है सोचूंगा और पाकिस्तान के अवाम की हालत ज़िंदगी जो है इसको बेहतर करूँगा। अब गेट नंबर 4 का मतलब ये है कि ये बराह रास्त बात कर रहे हैं GHQ की। सारे GHQ के गेट नंबर 4 है ना, वो जिससे कहा जाता है सियासतदानों की एंट्री शिंट्री, और इसके साथ बुजुर्ग सियासतदान और मुस्लिम लीग नून को तनकीद, और इससे पहले ये लाडला कहते रहे, अभी तो जरदारी साहब ने भी नवाज शरीफ को लाडला कहा था। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो एक बयानिया बना रहे हैं, क्योंकि PDM की हुकूमत जब आई तो उसके बाद इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट मुखालफ बयानिया लेके वो अवाम में गई, उसको पजीराई मिली। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ और मैंने कभी गेट नंबर 4 की तरफ नहीं देखा, और वो इमरान खान यानी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक जो वोटर बाजार है उसको ज़रा थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं आपकी नुमाइंदगी कर सकता हूँ। इमरान खान तो फारिग हो गया, इमरान खान तो नाअहल है, वो तो सियासत के लिए फ़िट भी नहीं है, वो बंदा पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ साजिश करता है। तो ये मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अपना सियासी पैंतरा खेल रहे हैं, खेलना चाहिए। अब बाकी इनके जो मुखालफीन हैं वो कैसे इन मामलात को लेके आगे बढ़ते हैं, उनका क्या स्टांस आता है, ये बड़ी अहम चीज़ें होंगी। और इसके अलावा जनाब अली अब जो मामला है, जैसा कि ये मैंने आपको माँ का जो गवाही है, माँ के ख़िलाफ़ बेटों की गवाही आपने थंबनेल पे भी देखा है, ये और DG ISI को जो नोटिस हुआ है, ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। इसमें जनाब अली एक तो सोशल मीडिया पे बिलखुसूस आपने X पे देखा होगा, ये ट्विटर जो है कि एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के बेटे अपनी माँ के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कुछ उनके बाप ने कहा वो उसकी तस्दीक करेंगे। अच्छा, उनके बाप ने जो कहा शायद मानिका के इंटरव्यू तक या उनकी वो जो दरख्वास्त थी, इस्तगासा जो था, उसमें किसी हद तक समझेंगे चले जी ठीक था मामला कि उन्होंने वो कर दिया। लेकिन मोहम्मद लतीफ़ की गवाही ने इतना गंद डाल दिया है कि इस पर मुझे तो मतलब जब भी मैं बात करता हूँ मुझे अजीब सा लगता है और अच्छी बात नहीं है। अब आप अगर ये कहेंगे जी वो बेटे अपनी माँ की इस तरह की बातें करेंगे तो ये तो कुछ और मेरा ख्याल है कि अपना वो कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा गिर जाना, और भाई ये गिरना भी नहीं, ये तो गड़ा खोद के नीचे जाने वाली बात है। तो खुदा के लिए ये बातें भी नहीं की जानी चाहिए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि बच्चा अपनी माँ पर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाए। हाँ, एक खबर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ कि जनाब अली खावर मानिका साहब के 2 बच्चे जो कि बुशरा बीबी से हैं, मूसा मानिका और इब्राहिम मानिका, इनमें जनाब मूसा मानिका साहब जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इनके ख़िलाफ़ भी वो एंटी करप्शन के केसेस में उनका नाम भी शामिल है मानिका साहब के साथ, तो लिहाजा इनको गुनहगार करार दिया गया है। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कैसे मामला आगे चाहते हैं ये तो आने वाला दिन बताएंगे। लेकिन जो इब्राहिम मानिका साहब हैं ये इन दिनों जो हैं वो इश्तिहारी हैं, यानी कि अब दुबई में हैं, और इनके हवाले से ये फ़ैसला किया जा चुका है कि इनको गिरफ़्तार करने के लिए, वापस लाने के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा और इनके रेड वारंट जारी करवाए जाएंगे। और बुशरा बीबी की एक खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि बुशरा बीबी ने अपनी ऑडियो वीडियोस को रुकवाने के लिए अदालत से रजू किया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर समाअत की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें जो है वो जो ऑर्डर जारी किया है उसमें एक तो उन्होंने ये जो ऑडियो थी बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा साहब की, इसका फ्रांसिक करवाने का फ़ैसला किया और इस हवाले से FIA को हुक्म दिया है कि इस मामले का फ्रांसिक करें। और क्योंकि इस दरख्वास्त में ये इल्ज़ाम है कि एजेंसीज़ मुलव्वस हैं ये ऑडियो वीडियोज़ जो रिकॉर्ड की जाती हैं इसमें, तो लिहाजा जनाब आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस पर DG ISI को नोटिस जारी किया है और उनसे इस बाबत में जो है वो जवाब मांगा है कि बताएं क्या वाकई ही एजेंसियां ये काम कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो किस आइन और कानून के तहत काम कर रही हैं। और इस दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था उसमें यह भी कहा गया था कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो एक वकील और उसके मौक्कल के दरमियान की जो बातें हैं अगर वो इस तरह मंजर आम पर आती रहेंगी तो फिर तो जनाब अदालती काम ठप हो जाएगा। तो लिहाजा इसका नोटिस लेना ज़रूरी है। अदालत ने नोटिस ले लिया, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी साहिबा
जब आप खातून अव्वल थी तब जिन लोगों की ऑडियो वीडियोस रिलीज़ होती थी तब आपको तो कोई ख्याल नहीं आता था, तब तो बल्कि आप कहती थी कि इनको मज़ीद वायरल करो। आप अपने बदतमीज़ ब्रिगेड को हदायत जारी देती थी, तो लिहाजा आपको ख्याल तब क्यों नहीं आता था। और अब जो आपकी ऑडियोज़ आ रही हैं, मैं नहीं समझता उसमें कोई ऐसी बात है कि हंगामा खेज कोई जिसमें बड़ा इतराज़ किया जाए। आपने जो बात की वो बात जो है वो अगर सामने आई है तो अब इसका फ्रांसिक अगर होता है तो मेरा ख्याल है कि फिर इसके साथ साथ बुशरा बीबी की वो जो इनाम के साथ गुफ्तगू थी ना, बेटा इनाम वाली, जिसमें तोशा खाना के तहफ़ वाला मामला था, उसकी भी फ्रांसिक करवा लें, क्योंकि उसमें तो बुशरा बीबी अभी तक अपनी जो ऑडियो है उसका सैंपल देने के लिए एग्री नहीं हो रही, तो उसका फ्रांसिक भी करवाएं। और इस तरह बाकी जो ऑडियोज़ हैं उन सब का भी फ्रांसिक करवाया जाना चाहिए, ताकि फिर तमाम मामला जो है वो हल हो सके, तो दूर वो जो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो आवाम के सामने आ सके। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।